नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं, साथ ही मिलवाते हैं एक सफल किसान से। तमाम जानकारियां आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए दी जाती है। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कृषि का क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित हो रहा है क्योंकि उसमें तमाम आधुनिक जानकारियां अब सामने आने लगी है और किसान इन्हें अपनाने लगे हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए अगर खेती किसानी की जाए तो निश्चित ही लाभ मिलता है। आइए देखते हैं कि खेती किसानी सेगमेंट में आज क्या कुछ खास जानकारी है आपके लिए। राजस्थान में छोटे छोटे प्रयासों से बंजर धरती में भी हरियाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस धारणा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में करीब 13 से 14 हजार पौधों का रोपण किया, जो अब अपनी काफी अच्छी स्थिति में है। इस पहल का श्रेय जाता है वहाँ के कुलपति डॉक्टर JS संधू को, जिन्होंने शुरुआती दौर में ही परिसर में लगे पेड़ों की गिनती कराई, जो महज 2000 के आसपास थी। फिर क्या था, उन्होंने इस आंकड़े में इजाफा करने के लिए सार्थक कदम उठाए कि हमें पर्यावरण के प्रति आम जनमानस को अवेयरनेस क्रिएट करें, उनका कैसे संरक्षण करना है पर्यावरण का, ये सब चीज़ें उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके क्या क्या अंग हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले जो सबसे चिंताजनक का बात यह है कि जो विश्व का पर्यावरण सूचांक जो तैयार किया, इंडेक्स तैयार किया, उसमें 180 देशों में भारत का सबसे पीछे नाम आता है। तो ये हमारे सब भारतीयों के लिए चिंता का विषय है और हो सकता है उसी से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली हो। और हमने इस विश्वविद्यालय में श्री नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में जब मैं आया तो यहाँ पर मैंने पौधों की गिनती कराई, पेड़ों की गिनती कराई, तो तकरीबन 2000 पेड़ लगे हुए थे। और आज के दिन मैं आपको कहूँ तो 13,000-14,000 प्लांट जो है हमने इस विश्वविद्यालय में लगा दिए हैं। कुछ तो यहाँ पर पुराने जो पौधे लगे थे उनकी कटाई छटाई की, कुछ हमने नए लगाए, उनका देखभाल किया। अब जो पीछे आप देख रहे हैं शीशम का एक ऑर्चर्ड टाइप है, ये एक महत्वपूर्ण रूप में उभर रहा है और हो सकता है कि 2-3 के साल में ये यूनिवर्सिटी के लिए एक वेल्थ का रूप बन जाए और अच्छा एक इनकम यूनिवर्सिटी को आ जाए। और इसी के साथ साथ आसपास में जितने भी किसान भाई हैं उनको ये मटेरियल हम उपलब्ध कराएं ताकि वो भी इस पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आएँ। हमें पता है कि जो कोविड आया उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग की डेथ हो गई। तो ये हमारा अब कर्तव्य बन जाता है कि पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर अभी तक कुछ नहीं लगा है, और उस जगह को भी कवर करें जिसमें टोटल जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती जा रही हैं और सारा वातावरण जो उथल पुथल हो रहा है उनको बचाने का एकमात्र साधन है कि हम वन की रक्षा करें, नए पेड़ पौधे लगाएं। संधू जी ने राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या यानी पानी की समस्या का भी तोड़ निकाला, जिससे लगाए गए पौधों को साल भर पर्याप्त पानी मिल सके। इसके लिए अलग अलग पॉन्ड बनाकर जल संचय किया जाता है। वो बताते हैं कि इस सुविधा से हमने करीब 31,000 पौधे लगाकर ग्रीन कैंपस बनाया है। इसके अलावा प्रदूषण जैसी समस्या का सामना करने के लिए सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे विश्वविद्यालय के लिए उपयोग की जाने वाली ज्यादातर बिजली इन्हीं पैनल से मिल जाती है। क्योंकि पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है और क्योंकि यहाँ राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, पानी को सुरक्षित करना, उनको पॉन्ड में हार्वेस्ट करके रखना, उस दिशा में भी विश्वविद्यालय ने बड़े स्तर पर कार्य किया है। और अब हमारे पास वर्ष भर का पानी रहता है। पहले हम कहीं बाहर से टैंकरों से खरीद कर लाते थे और पूरे विश्वविद्यालय में अब मैं आपको बताऊं कि जो इसका यूरिडिक्शन एरिया है 8 जिले, तो 31,000 से ऊपर हमने पौधे पूरे सभी जगह लगा दिए हैं और तकरीबन सभी जिंदा हैं। तो इस तरह से एक जो ग्रीन कैंपस डेवलप करने में हमने यहाँ पर कार्य किया है। ग्रीन कैंपस के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जो प्रदूषण उसको कैसे कम कर सकें।
हमने जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी जगह पर हमने सोलर पैनल लगा दिए हैं। आधे से ज़्यादा जो है हमारी जो एनर्जी है हम सोलर पैनल से पैदा कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी से। और विश्वविद्यालय में हमने रिक्शा खरीदे हैं ताकि रिक्शे के साथ ही बहुत सारे काम करें। वहाँ पर हमें ट्रैक्टर ना चलाना पड़े, जहाँ कोई दूसरा साधन ना चलाना पड़े, बच्चों के खेत में आने जाने के लिए उसी से प्रबंध करें। इसके साथ साथ हॉस्टल में जो, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल भी बच्चियाँ पढ़ती हैं, नैपकिन डिस्पोजल के लिए हमने वो जो श्रेडर वगैरह है उनका प्रबंध किया है। साथ ही साथ जो हमारा पानी पेस्ट हो जाता है, सीवरेज वाटर जो होता है जिसको सीधा यूज़ नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलमोस्ट बन के तैयार है। इस तरह से विश्वविद्यालय में जितने कार्य जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पिछले 2 वर्षों में मेरे और मेरी पूरी टीम ने मिलकर इस दिशा में कार्य किया है। इसके अलावा हर मेड़ पर पेड़ वाली विचारधारा पर उनकी क्या राय है, जान लेते हैं। मेड़ पर पेड़ माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जब शुरू में आए उन्होंने आह्वान दिया था, क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पर ज़मीन कम है, पंजाब हरियाणा में, वहाँ पर पॉपुलर बहुत लगाया जाता है और वो मेड़ पे लगाया जाता है और फार्मर की एक्स्ट्रा इनकम है। उसी दिशा में यहाँ पर भी ज़्यादा ठंड और गर्मी पड़ती है, चारों तरफ मेड़ बनाने की जगह आप पेड़ लगाइए, 2-3 रोज़ पेड़ के लगाइए ताकि पौधे आपके जो फसल है वो ठंड से भी बच पाए, ज़्यादा गर्मी से भी बच पाए। उस दिशा में भी यहाँ के बहुत बार फार्मर ने उसमें उत्साह दिखाया है, यूनिवर्सिटी से प्रेरणा ली है। यूनिवर्सिटी ने भी अपनी दिशा में ऐसे बहुत सारे पौधे आइडेंटिफाई कर दिए हैं जो किसानों को मिल सके। और मेड़ पर पौधा लगाना मतलब माननीय प्रधानमंत्री साहब की सोच है कि फार्मर की इनकम 3 साधनों से आनी चाहिए, खेती से आनी चाहिए, पशुधन से आनी चाहिए और पेड़ों से आनी चाहिए, फॉरेस्ट से आनी चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया गया है, नेचुरल फार्मिंग और अपन जो है ऑर्गेनिक तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री साहब का आह्वान किया है पूरे देश को, उस दिशा में हम धीरे धीरे अपने पूरे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप जो है उस तरफ दिशा में बदल रहे हैं। और आने वाले जो टाइम पर हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे हेल्दी प्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रिटिव प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो है जनरल हेल्थ हमारी पब्लिक की और जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको खाद्यान्न की पूरी पूर्ति कर सके। इस तरह में विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। ये प्रयास एक जीवंत उदाहरण है कि किसान किस तरह से विषम हालातों में भी सुलझा हुआ रास्ता निकालकर आने वाली समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम आपके लिए पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं। जी हां, पशुपालन अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह से पशुओं की देखभाल करनी चाहिए और फिर पशुपालन से आपको किस तरह से अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है, ये तमाम बातें जानने के लिए देखते हैं हमारा पशुधन। हमारा
पशुधन में हम आप तक पहुंचाते हैं पशुपालन से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां, और आज इसी कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं लंपी वायरस के बारे में, जिसको लेकर इस वक्त हमारे पशुपालक काफी चिंता में हैं। जी हाँ, ये वायरस इतना खतरनाक है, इससे पशुओं की मौत तक हो रही है। तो कैसे आप इस संक्रमण से बचें, कैसे अपने पशु को सुरक्षित रखें, क्या है विशेषज्ञों की तरफ से राय, आइए जानते हैं। देश के कुछ प्रदेशों में लंपी वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हजारों पशु संक्रमित हैं और कई पशुओं की मौत भी हो गई है। ये बीमारी पशुओं में तेजी से फैलती है। ये अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में होने वाला एक तरह का स्थानीय रोग है, जिसके लक्षण 1929 में पहली बार देखे गए थे। जुलाई 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया में इसका पहला मामला आया था। वहीं भारत की बात करें तो हमारे यहाँ मई 2019 में ओडिशा के मयूरभंज इलाके में देखा गया। मवेशियों या जंगली भैंसों में ये रोग लंपी स्किन डिजीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। साथ ही ये वायरस कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस के भीतर 3 निकट संबंधी प्रजातियों में से एक है, जिससे इसके फैलने की आशंका रहती है। आइए अब जान लेते हैं बीमारी के लक्षणों को। पशुओं को सामान्य से ज्यादा बुखार, मुंह से लार निकलना, आंख और नाक से पानी का निकलना, दूध का उत्पादन कम हो जाना, मादा पशुओं में गर्भपात हो जाना, धीरे धीरे खुराक बंद हो जाना, पशु के शरीर का सुस्त हो जाना, पूरे शरीर में गांठों का बनना, गांठों का आकार 2 से 5 सेंटीमीटर होना, गांठों का घाव में बदलना। यदि पशु में इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो एहतियात के तौर पर पशुपालकों को चाहिए कि वो सबसे पहले बीमार पशु को बाकी पशुओं से अलग कर दें। साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश बाड़े में बंद कर दें। साथ ही क्या उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आज की तारीख में, आज के समय में एक नई बीमारी आ रही है जिससे आपको सावधान रहना है, और जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। ये गायों में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पशु को 103 से 104 डिग्री तक बुखार इसमें नापा गया है, और ऐसे पशु में एक तरह से सुस्त और पशु एक तरह से निडाल, यानी एक तरह से पशु जो है वो बिल्कुल भी कहना चाहिए अपने झुंड में बिल्कुल अलग नज़र आता है। आपको करना क्या है, ऐसे पशुओं को बिल्कुल अलग कर दीजिए, स्वस्थ पशुओं को अलग कर लीजिए, ऐसे पशु को बिल्कुल अलग कर लीजिए। साथ ही अगर आपके पास आइसोलेशन का कोई कमरा है तो उसको दूर ले जाइए, जिससे ये दूसरे पशुओं के संपर्क में नहीं आएगा और दूसरे पशुओं में ये बीमारी फैलने से बच जाएगा। आम तौर पर देखा गया है कि आपके फार्म पर बाहर के लोग आते हैं, उन बाहर के लोगों को कुछ समय के लिए आप रोक सकते हैं, जिसका बड़ा कारण है कि ये बीमारी संपर्क से फैलती है। ये वायरल डिजीज़ है, एक वायरल बीमारी है, इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि बाहर के व्यक्ति आपके फार्म पर डायरेक्ट ना आए। अगर उनको कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए दूध खरीदना है या कोई दूसरा सामान खरीदना है, तो आप उसको बाहर की बाहर विंडो पर उसको डिस्पोजल कर सकते हैं। अपने सामान को फार्म पर अंदर बाहर के लोगों को मत आने दीजिए। आप जो मेन गेट है आपके फार्म का, उस पर आप देखेंगे कोई भी सैनिटाइज़र यानी कि कोई भी चाहे फिनाइल का आप घोल एक रख सकते हैं, जिससे उसके पैरों को या कोई भी एंटीसेप्टिक इस तरह का जो आप जैसे अभी आपने कोरोना काल में रखा होगा, इस तरह से हमें वो सारी सुविधाएं, वो सारी जो प्रिकॉशन यानी सावधानियां बरतनी है, जिससे आपके फार्म पर दूसरे पशुओं में ये बीमारी न फैले। इस बीमारी पर आप देखेंगे कि पशु के शरीर पर छोटी छोटी गांठें बनती हैं, और पशु की जो त्वचा है वो ऐसे लगेगा जैसे कोई लटक गई हो, और त्वचा में इस तरह का एक झोल सा आता है। इसलिए इसका नाम लंपी, जो एक डिजीज़ का नाम है लंपी स्किन डिजीज़, यानी जो त्वचा है वो लटकी लटकी नज़र आएगी, और ये एक फैलने वाली बीमारी है। इसलिए ध्यान रखें कि इन पशुओं को बिल्कुल अलग कर दें। और अगर सावधानी ये भी बरतनी है कि बकरी का जो पॉक्स का टीका है, बकरी भेड़ के जो पॉक्स के टीके आते हैं, वो इसमें कामयाब हैं। जिन पशुओं में आपको लग रहा है कि आपके पशु स्वस्थ हैं, उनमें भी वो टीका लगा सकते हैं, एक सावधानी के लिए कि कल को ये बीमारी आपके स्वस्थ पशुओं में ना आ जाए। जिन पशुओं में बीमारी आ चुकी है उनको बिल्कुल अलग कर दीजिए, और कोई इम्यूनोलेटर टाइप जो इस तरह के जो आपके उनके लिए एक तरह से उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप चाहें तो उनको एक तरह से इस तरह से उनकी रक्षा के रूप में, प्रतिरक्षा के रूप में आप उनको ये दे सकते हैं। वहाँ के पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका प्रशिक्षण करा लीजिए, उसको एक तरह से परीक्षण करेंगे जो डॉक्टर हैं, और वो जो भी उपयुक्त उसका एक तरह से कहना चाहिए प्रिकॉशनरी जो भी उपाय कर सकते हैं
वो पशु को वो दे सकते हैं। ऐसे पशु को अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से मृत्यु होती है तो इसको ज़मीन में गाड़ना है और ऊपर से मिट्टी को ढक देना है, जिससे ये अन्य पशुओं में इसका कोई भी फैलाव रोका जा सके। इसके लक्षण ये है कि पशु आपको ऐसा लगेगा कि इस पशु, अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण में मुख्य लक्षण ये है कि पशु को तेज बुखार आता है और बुखार 103-104 डिग्री तक हो सकता है। साथ ही पशु जो है ऐसा लगेगा जैसे कोई मतलब कहना चाहिए ड्राउजीनेस, जैसे कई बार आपको लगता है कि जैसे आलस में चल रहा हो, इस तरह से एक सुस्त नज़र आएगा। वो सुस्ती का बड़ा कारण है कि शरीर की जो क्रिया है वो उसकी शिथिल पड़ गई है और पशु जो है वो खान पान भी कम कर देता है। साथ ही पशु का जो स्वास्थ्य है वो गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे पशुओं का जो रखरखाव है वो दूसरे पशुओं से बिल्कुल अलग कर दीजिए, उनको दूर ले जाइए। इस बीमारी के इलाज के बारे में अगर बात की जाए तो फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है। हालांकि इस बीच ऐसा भी माना जा रहा है कि हरियाणा के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लंपी वायरस से पशु को बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसे कृषि मंत्रालय ने फिलहाल इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि इससे पशु को 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। वहीं प्राथमिक उपचार की बात करें तो संक्रमण को कम करने के लिए गैर स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करें। पशु के घाव को 1% पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से साफ करें। दवा के उपयोग से पहले चिकित्सक से सलाह लें। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशु को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें। ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। इस पैसे को उन बच्चों में बांट दो जिनका बचपन अपन की तरह फुटपाथ से शुरू होता है। हम टाइगर पालते हैं तो टाइगर को सिधाना भी जानते हैं। अपन साला तुमको बनाता है तो मिटाना भी जानता है। तुम पैसों के लिए वादा तो क्या अपना ईमान भी बेच सकते हो। टाइगर नजरें नहीं बदलता और मैं तुम्हें बात बदलने नहीं दूंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अब एक कामयाब किसान से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना एक अहम मुकाम बनाया है। किस तरह से उन्होंने ये सफलता हासिल की है, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। खेती हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। लंबे समय से धरती को जोतकर हम अन्न उपजा रहे हैं, जिससे जीवन को आसान बनाया जा रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ हमारी खेती करने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से न सिर्फ पर्यावरण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है बल्कि हमारा भी।
इसीलिए वर्तमान और भविष्य के दुष्परिणामों को देखते हुए किसान एक बार फिर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। हमारे आज के कामयाब किसान गिरिराज भी कुछ ऐसे ही है जो न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं बल्कि बाकी किसानों को भी इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज अग्रवाल जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। गिरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो सोच है हमारी पुरानी पद्धति को आगे करना और ख़ास करके पोस्ट कोविड के बाद जो एक वो आया है कि लोगों के अंदर काफ़ी तरह की परेशानी दिखी जिससे उनके इम्यून सिस्टम में कमी आई, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो उसके लिए आप लोग युवा प्राकृतिक खेती की तरफ किस तरह से सोच रहे हैं? जी सर, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे जो सम्मानीय यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनका भी एक जो विज़न है, हम उस विज़न को लेकर चल रहे हैं। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जो कोविड के अंदर सभी ने ये आज महसूस किया, एहसास किया कि इंसान की प्रतिरोधक क्षमता ही है जो से अनेक तरह की बीमारियों को से बचा सकती है। हम इसमें भी जुड़कर हमने भी छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम उनको जैविक खेती और गो आधारित खेती को करने पे हम जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं ताकि लोगों को उत्पाद अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ उत्पाद मिले। तो इस संबंध में हम जो गौशालाएं हैं, गौ माता है हमारी इंडियन जो देसी गाय है, भारतीय देशी गाय है, जो जिसके प्रोडक्ट्स को हम गौशालाओं के थ्रू किसानों को हम वितरित करने में भी उनका एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक इंडिया। इसमें जैसे जो छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक इस तरीके के हेल्थ प्रोडक्ट्स को बनाया है और क्योंकि भारत सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है जो छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे फार्मर्स को प्रमोट कर रही हैं और इस तरीके के एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करवा रही है जिसके अंदर हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम इसमें कोशिश ही कर रहे हैं कि कुछ नए उत्पाद, उत्कृष्ट उत्पाद हम विश्व के मानक स्तर के आधार पे हम पूरे बाजार में इसको एक अच्छा बाजार उपलब्ध हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इस मुहिम के साथ जोड़ सकें। गिरिराज मानते हैं कि ऑर्गेनिक औषधि उत्पाद समय की मांग है। अगर किसान इस बात को समय रहते समझ लेते हैं तो उन्हें अच्छा बाजार मिल सकता है। गिरिराज खुद करीब 10 सालों से गौ आधारित खेती कर रहे हैं जिसमें औषधीय पौधों की खेती भी शामिल है जिससे वो कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। ऑर्गेनिक इंडिया में हम पिछले 10 वर्षों से गौ आधारित जैविक खेती भी कर रहे हैं जिसमें हम किसानों के साथ एक क्लस्टर बना रहे हैं और हम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को जो हमारे भारतीय आयुर्वेद जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी एक अपनी पहचान बना चुका है, जिस तरह योगा ने पहचान बनाई, एक योग दिवस बना, उसी तरीके से हम भारतीय आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में प्रचारित करने के लिए मेडिसिनल फार्मिंग वो भी ऑर्गेनिक गो आधारित करने की हम और उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो उसमें हमने भी कुछ जैसे गुलाब आप देख रहे हैं, गुलाब हमने रोज़ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए एक आयुर्वेदिक बहुत मेडिसिनल उत्पाद के रूप में काम आ रहा है, उसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। मिश्री गुलकंद है, गुलाब जल है, शरबत है और इम्यूनिटी हमने जैसे भी इसी कोरोना काल को देखते हुए डेवलप की है जिसमें 14 तरह की जड़ी बूटियों से मिक्सचर से हमने हर्बल टी बनाई है जो आप दिमाग से लेके दिल तक आपके लंग्स सभी चीज़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है। कुछ इसी तरीके के उत्पाद हम लेके आ रहे हैं इस श्रृंखला में। गिरिराज जी का एक और लक्ष्य है, वो किसानों को पानी की महत्ता समझाते हैं कि किस तरह से कम पानी, कम संसाधन में भी बेहतर उत्पादन लेना संभव है। इसके लिए वो किसानों के बीच माइक्रो इरिगेशन की विधियां और उससे होने वाले लाभ बताते हैं। पिछले 25 वर्षों से हम किसानों को माइक्रो इरिगेशन के रूप में भी हम काम कर रहे हैं। इसमें हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स जो जल का श्रेष्ठ प्रबंधन, कम बिजली के अंदर, कम लेबर के अंदर प्रबंधन हो सकता है, कुशल प्रबंधन के साथ हम किसानों के साथ हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स भी देते हैं। इसमें भी भारत सरकार की आपको जानकारी देना चाहूँगा, बहुत अच्छी सब्सिडी है सभी स्टेट्स में। किन्हीं स्टेट्स में 90%, 100% तक भी सब्सिडी मिलती है। तो ये भी एक मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए, छोटे युवा उद्यमियों के लिए, महिला आधारित उद्योगों के लिए भारत सरकार और जो विभिन्न तरह के शासन है वो बहुत सहयोग कर रहे हैं और प्रमोशन में बहुत आगे बढ़ने में काम दे रहे हैं और ये भारत की निश्चित रूप से समृद्धि में एक नया मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। गिरिराज मानते हैं आज की खेती और किसानों की स्थिति में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं उसके पीछे सरकार की योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है।
कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां आपको दी गई हैं, हमें उम्मीद है कि वो आपको जरूर पसंद आई होगी। कार्यक्रम गांव किसान को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।